नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर रंजीत चौधरी जी ने भेजी है। तो चलिए अब ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत चौधरी है और मैं हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आज मैं आप लोगों के लिए जिस डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूं वो मेरे इसी ट्रक ड्राइविंग के काम के दौरान मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई है। आज की ये कहानी एक ऐसे डरावने हादसे की है जिस डरावने हादसे के बारे में आज भी जब मैं याद करता हूं तो मुझे उस चीज पर यकीन नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी डरावना हादसा आप लोगों के साथ संयोग से सिर्फ एक बार हो सकता है, लेकिन मेरे साथ वो डरावना हादसा एक बार नहीं बल्कि बिल्कुल सेम जगह पर 2 बार हुआ था। दरअसल आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी भी किसी भी जगह पर किसी इंसान की अचानक किसी हादसे में मौत हो जाती है तो उस आदमी की आत्मा वहां से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि उस वक्त उसकी मौत होना नहीं लिखी थी। लेकिन फिर भी किसी हादसे के चलते वह इंसान वहां पर मर जाता है तो अक्सर उस इंसान की आत्मा मरने के बाद भी वहां से मुक्त नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस जगह पर और जिस टाइम पर वो वहां पर मरा उससे पहले उसके जीवन में हो सकता है बहुत सी ऐसी अधूरी इच्छाएं रह गई होंगी जिनको वो अपने आने वाले जीवन में पूरा करना चाहता था। भले ही वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अपनी उन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में मरने के बाद भी उस इंसान की आत्मा उसी जगह पर भटकती रहती है और फिर वो जगह वैसे हादसों का एक गढ़ बन जाती है। क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज बहुत बार नोटिस की होगी कि आप जहां कहीं भी रहते हो उसके अगल बगल में कोई सड़क या फिर कोई मकान या कोई भी ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर जाने से आज के वक्त भी लोग थोड़ा बहुत खौफ खाते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि उस जगह पर आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। और ऐसी चीजों का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो सड़क हादसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जहां कहीं से भी ये कहानी सुन रहे हैं वहां आपके अगल बगल में किसी भी शहर में या कहीं पर भी कोई ना कोई ऐसी सड़क जरूर होगी जिस सड़क पर एक जगह ऐसी आती है जहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और उन हादसों में कम से कम एक व्यक्ति तो मौत के घाट उतर ही जाता है। यानी कि मान लो जैसे किसी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस कार में 5 लोग सवार थे। अब भले ही उन 5 लोगों में से 4 को थोड़ी बहुत चोटें आ जाएं, लेकिन उन 5 में से एक आदमी तो उस हादसे में जरूर मरता है, क्योंकि वो जो जगह है वो अब ऐसी बन चुकी है कि उस जगह पर एक नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है और वो कम से कम एक इंसान की बलि तो मांगती ही है। और इसी वजह से धीरे धीरे करके वो जगह एक हॉन्टेड जगह बन जाती है, जहां पर जाने से और उस जगह से गुजरने से भी अगल बगल के लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि अनजान लोग तो किसी भी जगह के बारे में ये जान नहीं पाते हैं कि वो जगह कैसी है, लेकिन जो लोग उसके अगल बगल में ही रहते हैं उनको उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन एक दिन ऐसी ही जगह के चक्कर में मैं और मेरा क्लीनर मुकेश फंस गए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसी जगहों के बारे में वहां पर आसपास में रहने वाले लोगों को तो अच्छी तरीके से पता होता है, लेकिन जो अनजान लोग ऐसे रास्तों से गुजरते हैं उनको ऐसी जगहों के बारे में और उनके अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जिसके चलते अनजान लोग अक्सर ऐसी जगहों पर ऐसे डरावने हादसों के शिकार हो जाते हैं। दरअसल यह बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। उस वक्त मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 4 से 5 साल का ही वक्त हुआ था, क्योंकि पहले तो मैं अपने घर पर रहकर पहलवानी का काम किया करता था, लेकिन पहलवानी के काम में मेरी इतनी ज्यादा कमाई नहीं थी, क्योंकि अक्सर मुझ जैसे लोग हरियाणा में या फिर अगल बगल के राज्यों जैसे कि राजस्थान, पंजाब और बाकी की जगहों पर जो मेले लगते थे
उनमें अपनी पहलवानी दिखाकर कुश्ती खेलने जाते थे और कुश्ती में जीते जाने पर जो पैसे आते थे उसी से मुझ जैसे लोगों का घर चलता था। लेकिन अब हम जैसे लोगों के लिए आए दिन तो कोई भी मेले लग नहीं सकते थे। इसी वजह से मैंने उस पहलवानी के काम को छोड़कर कोई ऐसा काम पकड़ना चाहा जिस पर कि मेरी अच्छी खासी कमाई हो सके। तो ऐसे में मेरे बगल में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पहले से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहे थे। इसी वजह से जब मैंने उन लोगों से किसी काम धंधे के बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ट्रक ड्राइविंग के काम से अच्छा और कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे मैं उन्हीं लोगों के साथ एक खलासी के रूप में उनके ट्रक पर जाने लगा और लगभग 2 साल के अंदर अंदर खलासी का काम करते हुए मैं पूरी तरीके से ट्रक चलाना सीख गया था। जब ट्रक चलाना सीख गया तो मैंने खुद से ही ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया था और फिर ऐसे करते करते मैं एक परफेक्ट ड्राइवर बन गया था। अब जिस दिन से मैंने अकेले ट्रक चलाने का काम शुरू किया था उसी दिन से मुकेश भी मेरे साथ खलासी का काम कर रहा था, जो कि राजस्थान का रहने वाला था। पिछले कई सालों से हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ कभी भी कोई भी ऐसा डरावना हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों को भूत प्रेत या फिर ऐसी नकारात्मक चीजों पर कभी भी विश्वास हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में हर चीज कभी ना कभी तो आपके साथ होती ही है। और ऐसे ही एक दिन जब मैं और मुकेश दिल्ली से माल लौट करके कोलकाता की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त हमारे साथ एक ऐसा हादसा होता है जिस हादसे में हम लोगों की फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि वो हादसा इतना ज्यादा डरावना था कि उस वक्त जब हमारे साथ वो सब कुछ हुआ तो हम लोगों को ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल वो जनवरी का महीना था, तो ऐसे में कोहरा अपने चरम पर था, यानी कि उस वक्त धुंध काफी ज्यादा पड़ रही थी। और आप लोग तो जानते ही हैं कि सर्दियों में दिल्ली की क्या हालत होती है। उस वक्त वहां पर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको 100 फीट दूर खड़ा हुआ आदमी भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में उस दिन हम लोग जब सुबह के 4 बजे के आसपास में अपने ट्रक से कोलकाता की ओर निकले तो हम लोगों को दिल्ली पार करने में ही काफी ज्यादा वक्त लग गया था। और ऐसे में हमारा जो सफर 2 दिन का होने वाला था अब वो 3 से 4 दिन के आसपास में पूरा होता हुआ हम लोगों को महसूस हो रहा था, क्योंकि जितनी देर में हम लोग हमारा आधा सफर तय करते उतना टाइम तो हम लोगों को उस कोहरे की वजह से दिल्ली से ही निकलने में लग गया था। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोहरे में हम किसी भी गाड़ी को जरूरत से ज्यादा तेज नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने का काफी ज्यादा डर रहता है। अब उस दिन जब हम लोग शाम होने तक लगभग अपने सफर पर चलते जा रहे थे तो शाम होते होते ही मुकेश ने मुझसे कहा कि उस्ताद जी चलो ना कहीं किसी ढाबे पर रुककर खाना खाते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को पूरी रात गाड़ी चलानी है तो अब थोड़ी देर रुककर खाना खाकर हम लोगों को आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि खाली पेट गाड़ी चलाने से मेरे पेट के अंदर गैस बनने लगती है और फिर मैं लंबी दूरी तक गाड़ी नहीं चला पाता हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मुकेश मुझे इसलिए कह रहा था क्योंकि मुकेश खलासी के साथ साथ ट्रक ड्राइविंग का काम भी करता था। उसको ठीक ठाक ट्रक चलाना आता था और इतने लंबे सफर में मैं अकेला ट्रक चला भी नहीं सकता था। इसी वजह से मैं और मुकेश अक्सर ऐसा किया करते थे कि रात के वक्त 2 से 3 घंटे के लिए मैं उसको ट्रक चलाने के लिए दे देता था और मैं पीछे वाली सीट पर सो जाता था। तो ऐसे में हम लोगों का सफर भी जल्दी कट जाता था और हम लोगों को जहां माल पहुंचाना होता था वहां पहुंचने में देरी भी नहीं होती थी। अब उस दिन मुकेश के ऐसा कहते ही मैं हाईवे के बगल में एक ढाबे पर अपने ट्रक को रोक देता हूं। उस ढाबे पर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं और फिर से अपने सफर पर आगे की तरफ निकल जाते हैं। अभी हम लोग उस ढाबे से थोड़ा आगे की तरफ निकलकर उस हाईवे से होते हुए जा ही रहे थे कि तभी हम लोगों को वो हाईवे थोड़ा बहुत सुनसान सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस वक्त तक हम लोग झारखंड के अंदर पहुंच चुके थे और ऐसे में वहां पर कौन सा रास्ता किधर जाता था इस बारे में हम लोगों को ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि हम लोगों को तो जिस रास्ते से जाने के लिए बोला गया था हम लोग सिर्फ उसी रास्ते पर आगे के लिए चलते जा रहे थे। लेकिन जिस जगह से वो हाईवे थोड़ा बहुत सुनसान दिखाई देना शुरू हुआ उससे पहले ही एक तरफ एक कट पर वो हाईवे दूसरी तरफ निकल जाता था। और उस वक्त मैंने एक चीज नोटिस की कि लगभग सभी गाड़ियां ही उस कट से होते हुए उस दूसरी तरफ जा रही हैं। मुश्किल से कोई 2-4 गाड़ियां ही हमारे साथ आगे की तरफ उस हाईवे पर जा रही थीं और वो भी
हम जैसे ही कोई ट्रक ड्राइवर लोग थे, जो कि शायद हमारी तरह ही अनजान थे। इसी वजह से वो उस हाईवे से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन शायद उन लोगों की किस्मत हमारी जितनी खराब नहीं थी, क्योंकि उस दिन अगर हमारी किस्मत खराब नहीं होती तो हमारे साथ वो डरावना हादसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रक अपने रास्ते पर चला जा रहा था और मुकेश ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा थोड़ी धीमी रफ्तार में ही ट्रक चला रहा था। उस वक्त मैं ट्रक ड्राइविंग की सीट के पीछे जो लेटने वाली जगह होती है, उस पर लेटकर थोड़ा आराम कर रहा था। मुझे लगा कि बाकी के दिनों की तरह सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। इसी वजह से मैं अपनी आंखें बंद करके थोड़ी बहुत नींद की झपकियां लेने लगता हूं। लेकिन तभी मुझे मेरे सीने पर किसी का हाथ महसूस होता है। यानी कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे बार बार किसी का हाथ मेरे सीने पर लग रहा है। अब जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ तो मैं सोचता हूं कि मुकेश तो इस वक्त ट्रक चला रहा है, तो फिर ये मेरे सीने पर हाथ किसका है। लेकिन इसके साथ साथ ही मुझे एक दबी दबी सी आवाज महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही ना निकल रही हो। अब जैसे ही मुझे ये दोनों चीज महसूस हुई तो मैं अचानक से अपनी आंखें खोलकर देखता हूं, और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि ट्रक अब पहले से भी ज्यादा धीमी रफ्तार में चल रहा है, और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि मुकेश का ही था, जो कि ट्रक को चलाते हुए एक हाथ से बार बार मुझको नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही मुझे ये सारी चीज समझ में आई तो मैं अचानक से उठकर मुकेश से कहता हूं कि अरे मुकेश, क्या हुआ? तू इस तरीके से मुझे उठा क्यों रहा है? लेकिन मेरे ऐसा पूछने पर भी मुकेश कोई जवाब नहीं देता है। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे की तरफ जाकर उसके चेहरे की ओर देखता हूं, और जब मैं उसके चेहरे की ओर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसके चेहरे पर पूरी तरीके से पसीना आया हुआ है, और वो धीरे धीरे करके ट्रक को बिल्कुल रोकने की स्थिति में ला चुका है, और फिर थोड़ी ही देर में वो ट्रक को रोक भी देता है। अब जैसे ही वो ट्रक को रोकता है तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ? तू इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है? और तूने इस तरीके से इस सुनसान जगह पर ट्रक क्यों रोक दी? अब जब मैंने मुकेश से ये बात पूछी तो वो मेरी बात का मुंह से तो कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक हकलाती हुई आवाज के साथ अपने हाथ की उंगली से आगे की तरफ इशारा करता है। जैसे ही वो आगे की तरफ इशारा करता है तो जिस तरफ वो इशारा कर रहा था मैं भी अपनी नजरों को उस तरफ दौड़ाता हूं, और जैसे ही मैं अपनी नजरों को उस तरफ दौड़ाता हूं तो अब मुकेश से भी ज्यादा मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उस जगह पर हम दोनों को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसको देखकर अगर हमारी जगह और भी कोई होता तो उसकी भी हाल खराब हो जाती। दरअसल हम लोगों को दिखाई देता है कि जिस जगह पर हमारा ट्रक रुका हुआ है उससे आगे एक पुलिया स्टार्ट हो रहा है, जिसके नीचे से एक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है। लेकिन उस पुलिया के स्टार्ट होने से पहले ही एक बड़े से पिलर पर कोई बैठा हुआ है। लेकिन जब हमारी ट्रक की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो हम लोगों को दिखाई देता है कि वो एक औरत है, जो कि उस वक्त उस पुलिया के स्टार्ट होने से पहले ही उस हाईवे के बगल में एक बड़े से पिलर के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन हमारे डरने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त वो औरत उतनी भयंकर सर्दी वाले मौसम में भी बिल्कुल बिना कपड़ों की थी, यानी कि बिल्कुल नग्न हालत में थी। साथ ही उसके सिर के जो बाल थे वो पूरी तरीके से खुले हुए थे, और उसके जो सिर के बाल थे वो उसकी कमर तक पीछे की तरफ लटक रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी औरत को बिना कपड़ों के नग्न हालत में देखकर भला हम लोग इतना ज्यादा डर क्यों गए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त हम लोगों को दिखाई देता है कि वो औरत वहां पर अकेली नहीं बैठी हुई थी, बल्कि जिस पिलर पर वो उस वक्त बैठी हुई थी वहां पर नीचे की तरफ एक दूसरी औरत भी बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से वो उस वक्त उस पिलर पर बैठी हुई औरत के पैरों में पड़ी हुई थी, उस तरीके को देखकर हम दोनों को ऐसा लगा कि जैसे वो कोई जिंदा औरत नहीं बल्कि किसी औरत की मरी हुई लाश है, और वो पिलर पर बैठी हुई दूसरी औरत उसके सिर के बाल से उसको पकड़कर वहां पर इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। अब यह चीज देखकर हम लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। तभी मैं मेरे खलासी मुकेश से कहता हूं कि मुकेश, तू ट्रक को रोक मत और इन दोनों को नजरअंदाज करके सीधा आगे की तरफ निकल जा। मैं तेरे साथ बैठा हूं।
अगर गलती से भी यह उस पिलर से उठकर हमारे ट्रक के आगे आ जाए तो तू भूलकर भी ट्रक को रोकने की गलती मत करना, क्योंकि पता नहीं ये ऐसी कौन सी बला है जो रात के इस वक्त यहां पर इस तरीके से बैठी हुई है। अब जिस वक्त हमारे साथ ये छोटी सी घटना हुई उस वक्त रात के लगभग 11 बजे का वक्त हो रहा होगा। साथ ही उस वक्त वहां पर आमने सामने से हम लोगों को कोई भी दूसरी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से हम लोग उस जगह पर नीचे की तरफ उतरना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझते हैं और चुपचाप अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा ट्रक उस पुलिया की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही हम लोगों को दिखाई देता है कि अब वो औरत जो कि पिलर पर उस मरी हुई औरत की लाश के सिर के बाल पकड़कर बैठी हुई थी, वो उस पिलर से नीचे उतरती है। लेकिन जब वो उस पिलर से नीचे उतरती है तो हम लोगों को उसके पैर दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उस वक्त हम लोगों को उसके घुटने से ऊपर तक का ही शरीर दिखाई दे रहा था। पहले तो हम लोगों को लगा कि शायद बाहर की तरफ कोहरा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हम लोगों को उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हमने एक बात पर गौर किया कि उसके पैरों में सड़क के ऊपर पड़ी हुई उस दूसरी औरत की वो लाश तो हम लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाई दे रही है, तो फिर वो जो औरत उसके सिर के बालों को पकड़कर खींच रही थी, उसके पैर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे। अब जैसे ही हम यह चीज नोटिस करते हैं तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अब भी हमारा ट्रक उनके पास पहुंचता उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि वो औरत उस पिलर से नीचे उतरकर उस औरत की लाश को सिर के बालों से पकड़कर उसको खींचते हुए अब उस पुलिया के ऊपर चढ़ने लगी है। अब जिस वक्त वो सड़क से उस औरत की लाश को पकड़कर खींच रही थी, उस वक्त सड़क पर जैसे जैसे वो उसको खींचते जा रही थी वैसे वैसे ही खून के निशान बनते जा रहे थे। यह चीज देखकर हम लोगों को यह अंदाजा हुआ कि शायद जिस औरत को वो खींच कर लेकर जा रही है उसके बदन पर कहीं ना कहीं कोई बहुत भयंकर चोट लगी है या फिर कोई ऐसा घाव है जिससे ये खून निकल रहा है। अब हमारा ट्रक बिल्कुल धीरे धीरे उस औरत के पीछे पीछे चला जा रहा था, क्योंकि उस वक्त हम दोनों के अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उसको क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाएं, क्योंकि हम लोग यह देखना चाहते थे कि आखिर वो उस औरत की लाश के साथ आगे चलकर क्या करने वाली है। अब लगभग 2 से 4 मिनट के अंदर ही वो उस पुलिया के किनारे से चलते हुए उसको घसीटकर पुलिया के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन अब तक भी हमारा ट्रक उस पुलिया के पास में नहीं गया था, बल्कि हम लोग नीचे सतह वाली सड़क पर ही धीरे धीरे चलते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बिना पैरों वाली औरत, जो कि उस वक्त बिल्कुल नग्न हालत में थी, वो उस पुलिया के ऊपर पहुंचती है तो उस दूसरी औरत की लाश को सिर के बालों से पकड़कर उस पुलिया से नीचे की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो उस लाश को नीचे की तरफ फेंकती है तो हमारी नजर उस गिरती हुई लाश की तरफ चली जाती है। इतनी ऊंची पुलिया से नीचे गिरते ही उस औरत का सिर बुरी तरीके से फट जाता है और उसमें कोई भी हरकत नहीं होती है, और हरकत तो उसमें पहले से भी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों को यह अंदाजा पहले ही हो गया था कि यह किसी मरी हुई औरत की लाश है। लेकिन अब उस नीचे गिरती हुई औरत को देखने के बाद जैसे ही हम फिर से उस पुलिया के ऊपर अपनी नजर दौड़ाते हैं तो अब वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ये चीज देखकर हमारी हालत खराब हो गई। तभी मैं मेरे खलासी मुकेश को ट्रक रोकने के लिए कहता हूं और उसको साइड में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूं, और फिर वहां से मुझसे जितनी भी तेज स्पीड में हो सकता था उतनी तेज स्पीड में ट्रक दौड़ाते हुए निकल जाता हूं। उस दिन पहली बार जिंदगी में हमारे साथ वो डरावना वाकया हुआ था, लेकिन उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बिना कपड़ों वाली औरत कौन थी, और आखिर जिस औरत की लाश को उसने सिर के बालों से पकड़कर उस पुलिया से नीचे फेंका था, उस औरत की लाश कहां से आई थी। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था, और ना ही हम लोग उसके बारे में पता करना चाहते थे, क्योंकि मैंने मेरे खलासी मुकेश को यह बात अच्छी तरीके से समझा दी थी कि अगर हमने यह बात आगे चलकर किसी और को बताई तो हो सकता है लोगों को लगेगा कि शायद हम ही किसी औरत को टक्कर मारकर आ गए हैं और फिर यहां पर आकर ऐसी झूठी कहानी बना रहे हैं, और लोगों को हमारे ऊपर ही शक हो जाएगा। लेकिन अब वो होने के बाद मेरा खलासी मुकेश पूरी तरीके से डर गया था। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि उस्ताद जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोई जिंदा औरत नहीं थी, बल्कि वो कोई चुड़ैल या फिर भूतनी थी जिसने शायद उस दूसरी औरत को वहां पर अपने जाल में फंसा लिया होगा।
और उसको मारकर उसने उसकी लाश को वहां से फेंक दिया। अब उस वक्त मुझे मुकेश की इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं काफी दिलेर इंसान था। लेकिन जो कुछ भी मैंने मेरी आंखों के सामने देखा था, अब मैं उसको नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। इसी वजह से मैं वो जो कुछ भी हुआ था उसके ऊपर तो विश्वास कर लेता हूं, लेकिन मुझे अब तक भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई चुड़ैल या फिर कोई भटकती हुई आत्मा थी, जिसने कि उस औरत को मारकर वहां पर उस पुलिया के नीचे फेंक दिया था। क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि अगर वो कोई चुड़ैल या फिर डायन ही थी, तो उसने हमारे ट्रक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, या फिर हमारे साथ कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की। अब उस दिन तो हमारे साथ सिर्फ वही हादसा होकर रह जाता है, लेकिन आगे जाकर जहां पर हम लोगों को माल खाली करना था, कोलकाता की उस जगह पर माल खाली करने के बाद हम लोगों को आना भी वापस उसी रास्ते से था, और उसी पुलिया से होते हुए हम लोगों को उस हाईवे से गुजरकर वापस दिल्ली तरफ जाना था। लेकिन इस बार मैंने और मुकेश ने यह प्लान बना लिया था कि हम लोग चाहे पहले ही कहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन रात के वक्त उस पुलिया से कोई भी सफर तय नहीं करेंगे। अब मैंने और मुकेश ने अपने प्लान के अनुसार इसी तरीके से अपनी ट्रिप को सेट किया कि हम लोग दिन के वक्त ही वहां से गुजरें। अब पीछे की तरफ खाना वाना खाने के बाद हम लोग सुबह के वक्त वहां से निकलते हैं, और हम लोगों को उस पुलिया के पास में पहुंचते पहुंचते उस दिन लगभग दोपहर के 3 बज चुके थे। लेकिन अभी हम लोग उस पुलिया से गुजरकर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही आगे आए थे कि उसी वक्त हम लोगों को दिखाई देता है कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई है, जिसके हाथ में एक लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस है, और वो उस सूटकेस को लिए हुए शायद वहां पर खड़ी खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस वक्त वो हम लोगों को उस रात वाली औरत की तरह बिना कपड़ों के दिखाई नहीं दे रही थी, और शायद वो कोई जिंदा औरत ही थी। साथ ही उसने काफी अच्छी तरीके से एक साड़ी पहन रखी थी, और ऊपर से वो काफी सजी धजी भी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस हाईवे पर हमारा ट्रक आता हुआ देखा, तो वो दूर से ही हमारे ट्रक को रोकने का इशारा करने लगी थी। अब जैसे ही उसने हमारे ट्रक को रोकने का इशारा किया, तो हम लोग पहले तो आपस में यह बात करते हैं कि इस औरत के पास ट्रक को रोकना चाहिए या फिर नहीं रोकना चाहिए। लेकिन तभी मेरा खलासी मुकेश मुझसे कहता है कि साहब, आप भूल गए क्या? इस पुलिया के पास में ही हमने वो इतना डरावना नजारा देखा था, तो ऐसे में यहां पर किसी भी अकेली औरत को अपने ट्रक में लिफ्ट देना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप चुपचाप इसको नजरअंदाज करके सीधा ही यहां से निकल जाइए। अब मैं और मुकेश आपस में यह तय करके वहां से सीधा निकलने ही वाले थे, लेकिन जब उस औरत को लगा कि हमारी ट्रक की स्पीड धीमी नहीं हो रही है और हम वहां पर ट्रक नहीं रोकने वाले, तो वो अचानक से उस बड़े से लाल रंग के सूटकेस के साथ सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर ट्रक को रोकने के लिए कहने लगती है। ऐसे में हम लोगों को भी मजबूरी में वहां पर अपना ट्रक रोकना पड़ता है। ये थी रंजीत चौधरी जी की कहानी, जिसने हमें सच में डरा दिया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।